हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यह टॉपिक हमारे किसी भी टाइप के सर्किट को सॉल्व करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग अपने कोर्स के अंदर जो भी पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पूछी जाती है, उन सभी पैरामीटर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अपना टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। आपके इंटरव्यू में और आपके 12th के पेपर में, यहाँ तक IIT जेईई और नीट के पेपर में इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आज पूरी तरीके से किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसके एक एक कंसेप्ट को ब्रेक करेंगे ताकि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हमारे सामने आ जाए, उसे सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पहली बात, जो अपना किरचॉफ्स लॉ है, इस किरचॉफ्स के द्वारा दो लॉ दिए गए हैं। पहले को बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और दूसरे को बोलते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। लेकिन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के अलावा भी इनका और नाम है। इसलिए जितनी भी नाम इनकी बुक्स में दे रखी है या जनरल तौर पे बोला जाता है, वो सभी नाम हमने आपके सामने लिखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोला जाए या किरचॉफ्स करंट लॉ बोला जाए, जिसे आप लोग KCL बोलते हैं, आपने सुना भी होगा क्लास 12th के स्टूडेंट के द्वारा बार बार कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KCL लॉ। इसको हम लोग टोटल डिटेल करेंगे। या आपको बोला जाए किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, इन सब का मतलब है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के विषय में हम पढ़ रहे हैं। और जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड रहेगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। वैसे ही किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को और भी नाम है। क्या क्या नाम है जी? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलिए, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे KVL, और फ्रीक्वेंटली यही वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, KCL KVL। KCL मतलब फर्स्ट लॉ, KVL मतलब सेकेंड लॉ। और इसे बोला जाता है किरचॉफ्स लूप रूल भी। किरचॉफ्स लूप रूल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ क्यों बोलते हैं, इन दोनों को हम आगे एनालिसिस करते समय आपको फिर से समझाएंगे कि इसका नाम इसके गुण के आधार पे ही रखा गया है। अगला जो बात है, जो नीट के एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, पूछा जाता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस के ऊपर आधारित है। तो आप बताओगे कि ये बेस्ट है, किसके ऊपर आधारित है जी? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। हम लोग इसको डिटेल करेंगे। अभी तो केवल हम इसका एक टेलर देख रहे हैं ताकि हमें आगे बढ़ने पे अगर इन सारे टर्म का यूज किया जाए तो हमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आए। अगर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ बोला जाए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोला जाए या किरचॉफ्स लूप रूल बोला जाए और पूछा जाए यह किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप बोलोगे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KVL बेस्ड होता है एनर्जी के ऊपर और KCL बेस्ड होता है चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, हम बोले KCL तो आप तुरंत दिमाग में आपको आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लागू होने वाला है। हम बोले KVL, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू होने वाला है। लेकिन इस किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं हम लोग सर्किट एनालिसिस को क्रैक करने के लिए, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए, या किसी भी एक पार्टिकुलर नोड का पोटेंशियल पता करने के लिए,
किसी दिए गए एक रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है पता करने के लिए। तो इन सबको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। मतलब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे। लेकिन यूज करते हैं तो उसमें जब करंट, वोल्टेज, बैटरी इन सब की चर्चा करते हैं तो कुछ अपना रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एजम्पशन मान के चलते हैं कि अगर पोटेंशियल राइज हो रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो क्या होगा। मेनली अपना दो एलिमेंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी चर्चा करेंगे, पोटेंशियल राइज का या पोटेंशियल ड्रॉप का। एक तो अपना है रजिस्टर और दूसरा है बैटरी, क्योंकि अभी हमारे रजिस्टिव सर्किट में टोटल दो एलिमेंट ही यूज कर रहे हैं, एक तो रजिस्टर और दूसरा बैटरी। इन दोनों का प्रॉपर्टी सीखने के बाद हम लोग केसीएल लॉ को एक्सप्लेन करेंगे और फिर इन सारे कंसेप्ट के थ्रू बाकी जो भी अपना कंसेप्ट इस चैप्टर में बाकी है उसको डिटेल करेंगे। तो पहला बात कि हमने लिया है एक रजिस्टर। सर मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर का हम दोनों टर्मिनल एंड पॉइंट है, इसका नाम देते हैं ए और बी। मैं बोल रहा हूं कि इस रजिस्टर के थ्रू अगर हम एज्यूम करते हैं कि करंट आई पास कर रहा है और गिवन रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, तो हमें यह बात तो पता है, बहुत बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं, रिपीट भी कर रहे हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। और आप सर्किट में अगर ये रजिस्टर जहां भी सर्किट में लगा हुआ है और उस सर्किट में आप मूव कर रहे हैं, आपको मैं इस रूल को जब सिखाऊंगा तो उसमें हमें मूवमेंट करना पड़ता है। तो जो हमारा मूवमेंट है अगर वह ए टर्मिनल से बी टर्मिनल की तरफ है, यह अपना मूवमेंट है। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उसी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट भी है, तो आप देखोगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका मूवमेंट है। क्यों? हमें पता है कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है और आप भी करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, ए से बी जब हम पहुंचेंगे तो हायर पोटेंशियल से हम लोग लोअर पोटेंशियल पे आ गए। तो अगर यहाँ पूछे कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VA माइनस VB, तो आप बोलोगे पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है और हम लोग एज्यूम करेंगे, ये अपना कन्वेंशन है, हम कन्वेंशन मान के चल रहे हैं कि जो ड्रॉप होगा उसे हम निगेटिव साइन से दिखाएंगे। और ओम्स लॉ से हमें पता है कि पोटेंशियल लिखना होगा तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस IR। ठीक है, यह कन्वेंशन हम लेके चलेंगे कि अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम मूव करेंगे अर्थात करंट के डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा और उस ड्रॉप को हम लोग निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे सर्किट एनालिसिस के दौरान। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है और उस रजिस्टर के दो टर्मिनल ए और बी अपना यहां पे दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका भी रेजिस्टेंस R है और इसमें जो करंट का फ्लो है इस बार A to B है, A to B है, यहां भी A to B था, लेकिन आपका इस रजिस्टर के अक्रॉस जो मूवमेंट है वह करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट A to B जा रहा है और आपका मूवमेंट B to A है ना। अगर आपका मूवमेंट B to A है तो आप देखोगे
कि सर हम पहले थे, हमें तो पता है यहाँ से करंट का डायरेक्शन देख के हम बता सकते हैं कि सर यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा। यह तो क्लियर है। करंट हमें पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ये हमें पता है। और हम मूव कर रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो हम पाएंगे जो बंदा सर्किट में मूव कर रहा है वह पाएगा कि उसका पोटेंशियल लोअर से हायर की तरफ गया तो राइज हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB वह इस बार गेन हुआ है, बढ़ा है। तो हम इसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ, और पोटेंशियल हमें लिखने आता है I इंटू R। यह दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी हमने आपको डिटेल किया फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों कंसेप्ट को हमने बाय लैंग्वेज लिख भी रखा है। आप यहां से इन दोनों को रीड करिए, जो मैंने समझाया है वह आपको एज इट इज मिलेगा। देखिए, इफ वी ट्रेवर्स अ रजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द एज्यूम करेंट फ्लो, जो करेंट फ्लो का हमने एजम्पशन माना है उसी डायरेक्शन में अगर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब अपना मूवमेंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ ड्रॉप। तो हम क्या पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मुझे ड्रॉप मिलेगा। समझा रखे हैं आपको। अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस एज माइनस IR। तो हमारा एजम्पशन क्या रहेगा कि हम इसे डिनोट करेंगे माइनस IR से। दूसरा, इफ वी ट्रेवर्स अ रजिस्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम रजिस्टर को कंसीडर करें और हमारा मूवमेंट किधर हो, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, एज द एज्यूम करेंट फ्लो, जो करेंट फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हमारा मूवमेंट हो, द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ गेन। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। और इसको अल्जेब्रिकली हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्लस IR से। ठीक है, तो हमने पहले कंसेप्ट आपको डील किया और उसे नोट भी कर दिया है। आप भी अपने कॉपी में इसे बेहतरीन ढंग से नोट करें और एक बार इसको रीड करें, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। नोट करिए दोस्तों, अपना दूसरा सर्किट एलिमेंट है बैटरी। और अगर सर्किट में बैटरी लगा हुआ है और हम लोग सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं KCL या KVL के थ्रू, उस टाइम पोटेंशियल ड्रॉप या राइज में हम कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, अपना जो एजम्पशन रहेगा उसको लेकर अपना दो कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको ये एकदम दिमाग में फिट करिए कि जब हम किसी रजिस्टर के थ्रू क्रॉस करते हैं, वहां पे हमारा मूवमेंट जो एज्यूम करंट का डायरेक्शन है उसके दिशा में है या उसके अपोजिट में है, यह बहुत मायने रखता है। और उसी के हिसाब से हम लोग ड्रॉप या राइज का बात करके साइन हम लोग पीछे कंसीडर किए, जो पिछला पेज हम लोगों ने नोट किया। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है जब हम बात करते हैं बैटरी या सेल की। केवल हमें अपने मूवमेंट से मतलब है कि जो हमारा मूवमेंट है वह कैसा है। अगर हमारा मूवमेंट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, मान लीजिए अपना कोई सेल है और इसका पोटेंशियल हमने लिखा है V, यह टर्मिनल A और दूसरा टर्मिनल B। यहाँ पे हम करंट की बात ही नहीं करेंगे। देखिए, हमने इस पॉइंट को नोट करके लिखा है, व्हाइल ट्रेवर्स थ्रू अ बैटरी वी डू नॉट कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट। बैटरी से क्रॉस करते समय हमें करंट की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको देखना है कि हम सर्किट में जब मूव कर रहे हैं और मुझे एलिमेंट के तौर पे बैटरी मिल रहा है, तो मेरा मूवमेंट इस निगेटिव टर्मिनल से
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है या हमारा मूवमेंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ है। दो ही संभावना होगी। अगर आप मूव करिएगा तो आपका मूवमेंट हो सकता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो। ये आपका मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपका मूवमेंट ऐसा होता है कि आप निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हम कंसीडर करेंगे प्लस साइन के साथ और बोलेंगे प्लस V अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए कंसेप्ट। दूसरी, अगर आपका मूवमेंट करंट के किधर जा रहा है, किधर मूवमेंट है, किधर हम लोग कंसीडर किए, उससे कोई मतलब नहीं। नोट करके लिखे हैं, फिर भी बार बार मैं बोल रहा हूं, केवल अपना मूवमेंट देखना है कि मेरा मूवमेंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो हम बोलेंगे जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, हम इसको लिखेंगे माइनस V साइन के साथ। मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब फाइनल आप कहाँ पे, निगेटिव टर्मिनल पे, तो आप निगेटिव साइन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है। अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तब आपको पॉजिटिव साइन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। यही अपना एजम्पशन है बैटरी के लिए और यह आपको दिमाग में रखना है। जो हम लोगों ने यह एजम्पशन माना, इस एजम्पशन को हमने नोट करके आपके सामने रखा है। देखिए, इफ वी ट्रेवर्स थ्रू अ बैटरी फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, किधर से जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम क्या लेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्लस V। ओके। दूसरा बात, इफ वी ट्रेवर्स थ्रू अ बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल, फाइनली कहां पे गए, निगेटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस V। ओके। अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव पे तो निगेटिव भी लिखिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव भी लिखिएगा, पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर, नोट करिए आप इसे। दोस्तों, अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ का पहला जो लॉ है उसे पढ़ रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं KCL। देखिए, इनका स्टेटमेंट क्या है कि अगर सर्किट में कोई भी, अगर आपको कोई जंक्शन पॉइंट मिलता है तो उस जंक्शन पॉइंट पे जितने इनकमिंग करेंट्स होंगे, उन इनकमिंग करंट का सम उस जंक्शन से टोटल आउटगोइंग करंट जो होंगे उनके सम के इक्वल होगा। या इसी को अगर हम बात करें इंटरिंग और लिविंग से, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी जंक्शन पे जितना करंट इन करेगा उस टोटल करंट का सम जो जंक्शन से जितना करंट आउट करेगा उस टोटल करंट का सम इक्वल होगा। यह स्टेटमेंट है। अब हम इसको आपको समझाते हैं, इसका अपना सिग्निफिकेंस क्या है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमने यहाँ पे 6 रजिस्टर लिया है और यह 6 रजिस्टर इस पॉइंट जिससे होते हुए पास कर रहे हैं। एक रजिस्टर यहाँ है, हम नाम भी दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। 6 रजिस्टर हैं और सबके सब इस जंक्शन पॉइंट से कनेक्टेड हैं, जंक्शन पॉइंट से कनेक्टेड हैं। मान लेते हैं यह जंक्शन पॉइंट अपना O है।
इस जंक्शन पॉइंट पे इधर से I1 करंट इंटर कर रहा है, यहां से I2 करंट इंटर कर रहा है, यहां से I3 करंट इंटर कर रहा है, और मैं मान रहा हूं कि इस जंक्शन से आपका जो लीविंग करंट है वह I4 है, यहाँ पे I5 है, और यहाँ पे आपका I6 है। तो अकॉर्डिंग टू KCL जितने भी इनकमिंग करंट्स हैं, कौन कौन, सम ऑफ करंट, कौन सा, जो इनकमिंग बोलिए, या इसे क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ करेंट्स जो अपना इंटरिंग है, ये इक्वल किसके होंगे, जो सम ऑफ करेंट आउटगोइंग होगा, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ करेंट जो आपका लिविंग होगा। यही दोनों भाषा आपको बुक में लिखा हुआ मिलता है, तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है, इनकमिंग बोला जाए या इंटरिंग बोला जाए, आउटगोइंग बोला जाए या लिविंग बोला जाए, बात सेम है। तो इनकमिंग में कौन कौन है, तो अपना I1 है, I2 है और I3 है, तो इनका सम कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। यह इक्वल किसके होगा, जो अपना आउटगोइंग करेंट्स है, कौन कौन है जी, I4 देखिए इस जंक्शन से बाहर निकल रहा है, आउटगोइंग है, इस जंक्शन से I5 बाहर निकल रहा है, प्लस I5 प्लस देखिए 6 भी बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा 6 I6। यह जो करंट है क्या कौन सा है, इनकमिंग करंट से, और यह कौन सा करंट है, आउटगोइंग करंट से। तो अगर हम इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके चले जाएं, ध्यान से देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, और हम इसको लेके आ गए राइट से लेफ्ट में, तो माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये तो हमें पता है सर, ये अपना क्या है, इनकमिंग करंट्स था, और ये जो आउटगोइंग था जब आप इधर ला दिए और उसमें माइनस लगा दिए, जैसे कोई ये अपना जंक्शन है और इससे आउटगोइंग करंट्स है I, जब हम इसे माइनस लगा देंगे इसका मतलब क्या, अपना डायरेक्शन ये चेंज कर लिया, अब ये जंक्शन के तरफ आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, इनकमिंग। इसका मतलब जो हमने टर्म राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड में लाया है, तो यह जो आउटगोइंग था अब इधर आने से माइनस में हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, इनकमिंग। तो हम बोल सकते हैं कि यह भी इनकमिंग है, यह भी इनकमिंग है, और कहाँ पे, तो जंक्शन पे। तो सर इसका मतलब यह हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ करेंट इनकमिंग टू द जंक्शन क्या होगा, इक्वल टू 0। कोई भी जंक्शन पे अगर एक ही नेचर देखोगे, केवल इनकमिंग, तो टोटल इनकमिंग करेंट्स क्या मिलेंगे आपको, 0। सिमिलरली यहां से जो आप राइट साइड को लेफ्ट साइड में लाए थे, अगर आप लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में लेके चले जाते तो कैसे आप इसको लिखते, सर I4 प्लस I5 प्लस I6, और यह पॉजिटिव इधर आके निगेटिव बन जाता, और आप लिखते I1 प्लस I2 प्लस I3, और यह इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। ये सब इधर आ गए टर्म, तो इधर क्या बचा, 0, है ना। इसका मतलब हुआ कि सर यह जो करंट है आपका I4 I5 प्लस I6, यह क्या था, आउट गोइंग करंट था, और जो इनकमिंग था आप उसको लेफ्ट से राइट में ले गए,
तो साइन चेंज हो गया, इनकमिंग में जैसे ही साइन चेंज करिएगा यह भी बन जाएगा आउटगोइंग। इसका मतलब यह भी आउटगोइंग हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करेंट्स फ्रॉम अ जंक्शन क्या होगा, इक्वल टू 0। तो किसी भी जंक्शन को आप पकड़िए और उस जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग करेंट्स हों, या आप एज्यूम कर लीजिए कि सभी करंट इनकमिंग्स है, तो उसका सम आपको क्या मिलेगा, 0। या आप जंक्शन पकड़िए और टोटल वहां से आउटगोइंग्स मान लीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि टोटल आउटगोइंग जो करेंट्स है उसका सम क्या होगा, 0। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप पेशेंसली सुनिए, फिर हम लोग जैसे ही न्यूमेरिकल पे अप्रोच करेंगे, अब करेंगे ही इसके बाद, तो ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और मेरा गारंटी है किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो अब आपको फंसने की बात ही नहीं है, 100% सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ी सी पेशेंस की आवश्यकता है। हम अपने सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि इनकमिंग टोटल सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स नहीं यूज करके हम लोग बार बार यूज करेंगे टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स इक्वल टू 0। दूसरी बात, केसीएल को हम लोग सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों बोलते हैं? देखिए जो अपना करंट हम लोग डिफाइन करते हैं वह क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो किसी भी सर्किट में एक ही साथ करंट का फ्लो होता है, जितने भी लूप है सब में। ठीक है, यह बोलना कि इस लूप मतलब इस नोड से स्टार्ट हुआ फिर उस नोड्स पे गया, यह गलत वर्ड होता है। करंट पूरे सर्किट में एक साथ चलता है। ओके, तो हम अगर इस जंक्शन को पकड़े तो मान लीजिए मैं टाइम ले रहा हूं 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, जो भी आपको लेना है, मैं ले लिया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में एक्चुअली जब 1 सेकेंड आपने फिक्स कर दिया तो करंट किसके इक्वल हो गया, चार्ज के। तो आप बोलोगे कि नहीं कि सर इस जंक्शन पे ये अपना I1, I2, I3 इनकमिंग चार्ज है और यहां से लिविंग में क्या हो जाएगा, आउटगोइंग में क्या हो जाएगा, I4, I5, I6, मतलब I4, I5, I6 आउटगोइंग चार्ज है। अर्थात इस जंक्शन को पकड़े तो टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है ना, जितना आ रहा है उतना ही जंक्शन से चला जा रहा है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज का कभी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जंक्शन पे जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि केसीएल जो है बेस्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नोट करिए। अब हम कुछ प्रॉब्लम की बातें करते हैं। दोस्तों आइए अब हम न्यूमेरिकल के ऊपर केसीएल अप्लाई करते हैं और अपने कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ताकि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हमारे लिए कोई समस्या क्रिएट ना करे। पहली बात कि हमें यह क्वेश्चन दिया गया है और आपके सामने यह नेटवर्क दिख रहा है। इस नेटवर्क के लिए बोला गया है कि हमें I1 का वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो आप I1 का वैल्यू निकालने के लिए जब आप इस नेटवर्क पे आओगे तो हमें यहां से दिख रहा है कि 15 एम्पियर का करंट इस रजिस्टर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर इस रजिस्टर से 15 एम्पियर आ रहा है और उस 15 एम्पियर से यह जो अपना जंक्शन है यहां से 8 एम्पियर इस रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग चला गया, तो इस रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बचेगा? तो सर 15 से 8 चला गया, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो आपका इनकमिंग्स है वह I2 और 8 ओम के सम के इक्वल होना चाहिए केसीएल के हिसाब से। इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स। तो इनकमिंग 15 एम्पियर है, 8 एम्पियर इधर चला गया, तो 15 होने के लिए यहाँ पे कितना बचना चाहिए? 7 एम्पियर। क्लियर हुआ? तो यह जंक्शन पकड़े, इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स। क्लियर?
अब इधर आइए, जब इधर जा रहे थे इनका इस जंक्शन के लिए देखिए, इनकमिंग करंट 7 एम्पियर और इधर से इनकमिंग करंट 3 एम्पियर, मतलब इस जंक्शन पे टोटल इधर से 3 एम्पियर, इधर से 7 एम्पियर, 10 एम्पियर इनकमिंग हो गया, तो आउटगोइंग भी 10 एम्पियर ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू केसीएल, है ना। अब यहां पे हमको पता चल गया, इधर आते हैं तो हमें अब I4 बताना है। आप देखिए इधर से 8 एम्पियर आ रहा है इस जंक्शन के ऊपर, 8 एम्पियर आ रहा है, जिसमें से हमें डाउनवर्ड नीचे इस रजिस्टर से होते हुए 5 एम्पियर करंट इधर निकल गया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3 एम्पियर, क्योंकि जो इनकमिंग करेंट्स है एट अ जंक्शन वह आउटगोइंग करेंट्स के इक्वल होगा, तो 5 इधर गया तो 3 इधर जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब देखिए अगर इस जंक्शन को पकड़े तो इधर से 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, तो टोटल इस जंक्शन पे इनकमिंग हो गए कितना, 10 + 3 13 एम्पियर, तो आउटगोइंग भी कितना होगा, 13 एम्पियर, तो अपना आंसर कर देंगे 13 एम्पियर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से, हम इसका पूरा प्रोसीजर मेथड आपको एक और न्यूमेरिकल कराने के बाद समझाएंगे। हमें केसीएल आता है, बावजूद भी मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करने को तरीका दिखाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कराऊंगा, ताकि आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल के लिए एकदम तैयार रहें। फिगर शोज 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड विथ स्विच एस, यह स्विच एस है और इस नेटवर्क में 1 2 3 रजिस्टर है और इस स्विच से कनेक्टेड है। इनिशियली द स्विच इज ओपन, जब ये हमें क्वेश्चन दिया गया तो इनिशियली क्या है, ये ओपन है, हमें अभी ओपन कंडीशन में ही रखे भी है। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, तो हमें बोला जा रहा है कि जब हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, करिए क्लोज, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट, तो आप बताइए इस स्विच से कितना करंट पास करेगा, यहां हमें करंट बताना है, और यह करंट ऑलरेडी हमें दिया गया है कि स्विच से कौन करंट पास करेगा, अगर इस रजिस्टर को होते हुए आई करंट जा रहा है तो यही तो स्विच से भी पास करेगा। और जहां भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके का सिंबल दिया रहता है कि आपका वायर है और ऐसा सिंबल है, तो एक्चुअली में यह सिंबल हम लोग अर्थिंग को दिखाते हैं कि यह रजिस्टर को हमने क्या किया है, अर्थिंग कर रखा है, और हमें पता है कि अर्थ का हम लोग पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं, 0, तो यहाँ पे अपना हो गया पोटेंशियल 0। लेकिन बाकी और पोटेंशियल की बात करें तो ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 20, और यहाँ पे जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल दिया है 10, तो क्या इस करंट को हम लोग निकाल लेंगे I1 को और I2 को। अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं ओम्स लॉ, V = IR। अगर हमें करंट चाहिए तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो मुझे पता है ए पॉइंट का, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे नहीं पता है। वैसे ही इधर से देखिएगा तो बी पॉइंट का तो पोटेंशियल पता है, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हम I2 को भी नहीं निकाल पाएंगे और इधर से I1 को भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इस केस में क्या करते हैं कि हम अपने मन से कुछ भी इस पोटेंशियल को मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, और जब आप मान लिए तब अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट्स होता है वह आउटगोइंग करंट्स के इक्वल होता है। इसका मतलब कि जो I1 है इनकमिंग, इधर से क्या है I2 है
इनकमिंग, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आई के। और करेंट अगर लिखना होगा तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर इस I1 को लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 और यहाँ x, तो लिखेंगे 20 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। क्लियर हुआ, प्लस I2 लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 और यहाँ पे x, तो 10 माइनस एक्स अपॉन 4। अब कोई सोच सकता है कि सर हम लोग इधर से x माइनस 10 क्यों नहीं लिखे। भैया हम यहाँ पे दिख रहा है कि करंट को माने हैं इनकमिंग, तो यहाँ दिख रहा है कि ये हायर पोटेंशियल होगा लोअर पोटेंशियल होगा, तो करंट के दिशा में ही आप चलिए, हमेशा आपके लिए सुविधा होगा और हमेशा हम ऐसा ही काम करेंगे। तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मेरा जो एजम्पशन है सॉल्व करने का नेटवर्क को, वैसे ही आपको भी करना है ताकि आप इससे रूबरू हो जाए और आपको कोई भी सर्किट में एट रेंडम काम करनी हो तो गलती से भी गलत होने की चांसेस खत्म हो जाए। ओके, हम करंट के दिशा में चले, पता है ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर है, तो हायर माइनस लोअर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, हायर माइनस लोअर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये इनकमिंग हो गया, इक्वल टू आउटगोइंग। अगर करंट ऐसे दिख रहा है तो ये हायर है और ये लोअर है, तो हायर क्या हो जाएगा x, लोअर क्या है 0 अपॉन रेजिस्टेंस कौन है ये 2, है ना। क्लियर। अब देखिए ये अर्थिंग है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब ये सब 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 यहाँ तक पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ x और ये 0। क्लियर। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ देखिए 2 है, तो इस 2 का अगर हम कॉमन ले लें, इधर से भी 2 कॉमन लेकर कैंसिल करें तो 2 1 जा 1, ये 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये कितना मिलेगा 20 माइनस एक्स प्लस ये 2 है, तो इसे लिख सकते हैं 10 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, है ना। जितना भी वेरिएबल है उस सबको एक साइड में ले जाइए, तो यहाँ दिख रहा है 20 और ये है अपना 2 5 जा 10, 5 इज इक्वल टू, इधर पहले से है x और ये माइनस जाएगा तो और एक बढ़ जाएगा x, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस x/2। सॉल्व करिए, ये 25 हो गया इज इक्वल टू 2 LCM हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x, है ना। क्या आया देखिए, हमारे पास यहाँ स्पेस है, इसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अपना आ गया 25 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस x अपॉन 2, कितना मिलेगा 25 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 8 5 5x अपॉन 2, तो यहाँ से 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, x इक्वल टू कितना आ गया 5 2 जा 10। हमने क्या माना था इसे, इस नोड का, इस जंक्शन का पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे वोल्ट में, 10 वोल्ट आ गया, है ना। अब I बताना है, तो I तो हमें पता है सर, I लिखना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 अपॉन जो अपना रेजिस्टेंस है कितना 2, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 0, तो 10 ही रह जाएगा और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10, तो I इक्वल टू कितना आ गया अपना, I इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर, आंसर है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन 5 एम्पियर है, ऑप्शन बी, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से नोट करिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए आपको बोर्ड से नोट करते वक्त। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीट 2016 का है, और यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको कंसेप्ट यूज करने आना चाहिए, और आपको मैंने टोटल कंसेप्ट बता रखा है, तो आप देखिए उस कंसेप्ट का एक बार हम लोग फिर से रिवीजन के तौर पे
इस क्वेश्चन को लेके सीख लेते हैं। बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर इज। यह एक हमें किसी भी नेटवर्क का पार्ट दिया गया है और बोला गया है कि हमें VA और VB इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। कभी भी अगर आपको इस तरीके से नेटवर्क मिले या अगर लूप में भी चलना होगा तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे, ध्यान से सुन लो, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे वहां का पोटेंशियल लिख लो। ए पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है VA, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे VA। अब आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा रजिस्टर, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखने का क्या मतलब है? सर देखिए, एज्यूम करंट का डायरेक्शन अपना दिया हुआ है और हमारा मूवमेंट भी ए से इस रजिस्टर को होते हुए बैटरी की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब हमारा मूवमेंट भी करंट के डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम लोगों का पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और हमारा एजम्पशन होगा कि इस पोटेंशियल ड्रॉप को निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। यही सीखे हैं हम लोग। और कितना होगा? तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। करंट कितना है? 2 इंटू रेजिस्टेंस 2। अब यही करंट आगे बढ़ेगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है बैटरी, तो हमें यहाँ पे करंट से मतलब नहीं रहता बैटरी के केस में, और केवल हमें मतलब रहता है अपने मूवमेंट से। तो हमारा मूवमेंट प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दिया गया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और ड्रॉप को हम लोग लिखेंगे माइनस साइन के साथ, -3 वोल्ट। ओके, फिर आगे बढ़िए, तो हमें पता है करंट ऐसे ही आगे निकलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें करंट का डायरेक्शन देखना अनिवार्य है। बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्शन हमें चाहिए ही नहीं, केवल हमें मूवमेंट से मतलब है। यहाँ पे हमें केवल मूवमेंट से मतलब है बैटरी के केस में, और यहाँ पे करंट प्लस मूवमेंट दोनों से मतलब है। तो हमारा मूवमेंट भी करंट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और कितना? तो करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 1 ओम, और हम आगे किस टर्मिनल के पास? B। तो ये टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा? फाइनल जो पॉइंट है वहां पे जो पोटेंशियल होगा उसके इक्वल, और वो पॉइंट B है, और B पे पोटेंशियल कितना है? VB। आया आपको लिखने? अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन से आपका बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे रखे VA, और हम इसको इधर ला देते हैं -VB, हमें यही चाहिए इक्वल टू, ये निगेटिव में इधर जाएगा तो 2 2 जा 4, ये निगेटिव में है तो इधर जाएगा तो +3, और ये इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? +2 × 1 2, तो 4 और 3 7, 7 + 2 9, ये 9 वोल्ट। यही अपना क्या हो गया? आंसर। मतलब A पॉइंट और B पॉइंट में ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपको मिलेगा? 9 वोल्ट का। नोट करिए। दोस्तों, अब हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ को किसी भी सर्किट में अप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, अपना थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, उस पर चर्चा करते हैं। बेसिक तो हम लोग सीख चुके कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से प्रीवियस पेजेस के ऊपर। अभी तत्काल में किसी भी टाइप का सर्किट हो, ऑल टाइप ऑफ सर्किट की हम बात कर रहे हैं, और उसमें अगर हमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पता करने हो तो KCL अप्लाई करके इजिली हम उन सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ स्टेप ध्यान में रखने हैं ताकि जो एरर होती है
उसे हम लोग 100% खत्म कर दें, अपना कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और इसमें दो प्रमुख स्टेप हैं, दो ही आपको उस स्टेप फॉलो करने हैं। थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन होगा और आपका आंसर आपके सामने होगा। पहला स्टेप होता है कि जब भी कोई सर्किट दे तो आप रेफरेंस नोड को डिसाइड करिए। नोड क्या है तो आप एक्चुअली में समझिए कि नोड को मैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग सर्किट में नोड का नाम देते हैं। नोड मीन्स हम समझेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और पहले हमने आपको डिफिनीशन समझा रखा था कि नोड्स का मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल पाथ या एलिमेंट आके ज्वाइन करे। जैसे यहां से देखिए एक और ये दो, तो यह भी नोड है। इधर इधर यह भी नोड है। इधर से इधर से इधर से तीन तीन रास्ते आके इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो यह भी नोड है। इधर से यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो यह भी नोड है। वैसे ही इधर इधर से तो यह भी नोड है। तो एक्चुअली में आप देखोगे ए बी सी डी और यह दो पॉइंट ये सब के सब नोड कहलाएंगे। और जंक्शन के लिए हम लोग क्या बोले थे, जहां पे मिनिमम तीन रास्ते और तीन से ज्यादा आके मीट करती है उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन नाम देते हैं। ये पहले डिस्कशन हो चुका था। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसे नोड बोल रहे हैं तो नोड बोलिए या इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलिए। क्यों? क्योंकि पूरा ये एक ही वायर, देखिए पूरा एक आइडियल वायर से कनेक्टेड है। तो ये पूरा आइडियल वायर से कनेक्टेड है तो इन सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, होगा ना। तो नोड मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल वायर है। अगली बात, पहला सर स्टेप क्या है, तो मैंने आपके सामने लिखा है। क्या करोगे, टू सिलेक्ट अ रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड पहले सिलेक्ट करना होगा। सर रेफरेंस नोड का मतलब क्या, रेफरेंस नोड का मतलब क्या, रेफरेंस नोड का मतलब है बाबू कि वहां से हम सारे बाकी नोड को डिफरेंस लेके डिसाइड करेंगे कि इनका पोटेंशियल क्या होगा। सर नहीं समझे, जैसे हमारे पास ये सारे ए बी सी डी ये चार नोड हैं, बाकी तो ये यहाँ और यहाँ जो बन रहे हैं वो इक्वल टू डी पॉइंट के पोटेंशियल जो होंगे उसी के इक्वल होंगे। तो फाइनली हमारे पास चार ये पॉइंट है जहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल हो सकते हैं, जिन्हें हम नाम दे रहे हैं नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी। आप इन चारों पॉइंट में किसी एक पॉइंट का नोड एज अ रेफरेंस मान के आगे बढ़ना है। मैं आपको समझाने के लिए डी पॉइंट को रेफरेंस नोड मान रहा हूं। रेफरेंस नोड मानने का मतलब हुआ कि डी पॉइंट का हम पोटेंशियल जीरो कंसीडर कर लिए अपने मन से। सर जीरो ही कंसीडर करेंगे, कोई दूसरा नहीं ले सकते? आपको जो इच्छा करे उस नंबर को आप ले सकते हैं, लेकिन अगर जीरो के अलावा बाकी कोई नंबर लीजिएगा तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएंगी, डिफिकल्ट होंगी, और वह हमें नहीं चाहिए डिफिकल्टी, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें टाइम को बचाना है। इसलिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूं कि हमेशा रेफरेंस नोड को जीरो मानना है। यह पहला क्वेश्चन है, इसलिए सारे वर्ड का मतलब समझ के काम करते हैं। अगले बार से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होगा। ओके सर, हमने डिसाइड कर लिया। अब अगर ये जीरो है तो इसके तुलना में बी पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा, यह अपना काम है पता करना। वैसे ही यह जीरो हो गया तो यहां से सब कुछ ये जीरो जीरो। अब अगर यहां तक जीरो है तो सी पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बाकी सारे
बी, सी और ए का पोटेंशियल हमें पता करनी है। उसी को लिखे हैं कि रेफरेंस नोड का मतलब क्या होता है, अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑल अदर वोल्टेजेस आर मेजर्ड। क्लियर? ओके। दूसरी बात, जब आप रेफरेंस नोड मान लिए तो बाकी जो भी नोड है उनका पोटेंशियल आप डिसाइड करिए। तो सेकेंड स्टेप क्या है, डिसाइड नोड वोल्टेज। अब नोड वोल्टेज क्या होता है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि नोड वोल्टेज क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, इट इज द वोल्टेज बिटवीन अ नोड एंड द रेफरेंस नोड। जैसे यह नोड है, यह नोड और ये रेफरेंस नोड के बीच का जो वोल्टेज है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड वोल्टेज। जैसे यहाँ पे रेफरेंस नोड हो गया और यह नोड का जो वोल्टेज होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नोड वोल्टेज। क्लियर? सिमिलरली यहाँ भी। तो पहला स्टेप रेफरेंस नोड डिसाइड करना। दूसरा स्टेप कि सर प्रत्येक नोड का, एवरी नोड का वोल्टेज आप लिख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए हमें पता है कि अगर यह 0 वोल्ट है तो ये पूरा ये वायर के यहाँ तक 0 होगा। इसके बाद बैटरी लगा है, बैटरी लगने का मतलब क्या होगा कि ये निगेटिव है और हमने आपको समझाया है कि इस निगेटिव साइड का पोटेंशियल कितना है, 0 है ना। तो यहाँ पे अगर इधर आइएगा तो बैटरी कितना पोटेंशियल क्रिएट कर देगा, डिफरेंस 30। तो तभी ना 30 होगा जब इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लोगे 30 वोल्ट, यहाँ 0 और यहाँ 30, तो 30 माइनस 0, 30 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ओके, इसका मतलब ये सब यहाँ तक सब के सब कितने हो गए, 30 वोल्ट। आगे आइए, इधर देखिए ये सब क्या है, 0 0 0 0 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो सर इधर 0 है और यहाँ बैटरी के द्वारा 15 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। तो इसे कितना होना पड़ेगा, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। तभी तो बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग 15 वोल्ट का डिफरेंस बनेगा, क्योंकि इधर है 0 माइनस 15 करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव है, तो टोटल डिफरेंस बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होना चाहिए, 15 का, है ना। तो ये आपका 15 और माइनस 0 कितना हो गया, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। अब हमारा ए का डिसाइड हो गया, सी का डिसाइड हो गया, बी का क्या होगा। तो बी में आप देख रहे हो रजिस्टर है, और रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसको पता करने के लिए इस रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे करंट पता होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम पोटेंशियल कितना होगा नहीं बता पाएंगे, कि इसको क्रॉस करने पे कितना का ड्रॉप होगा या कितना का राइज होगा, हमें पता ही नहीं, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो इस केस में हम इसका पोटेंशियल कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं हम, इसका पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं। हमने मान लिया इसका पोटेंशियल कितना है, एक्स। क्लियर? अगर यह काम हो जाए, आपने इसका पोटेंशियल मान लिया एक्स, तो इस नोड को हम लोग नाम देते हैं इंडिपेंडेंट नोड। क्या देते हैं, इंडिपेंडेंट नोड। और किसी भी सर्किट में जितना इंडिपेंडेंट नोड बनेंगी उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगाकर लिख सकते हैं। और जितना इंडिपेंडेंट नोड होगा आप कोशिश करिए कि उतना या उससे कम हम लोग वेरिएबल वोल्टेज माने, इंडिपेंडेंट वोल्टेज माने, ताकि इक्वेशन जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट है उतना बने या उससे कम बने। उससे फायदा क्या होगा कि हमें पता है अननोन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या उतनी होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, या नंबर ऑफ जितने वेरिएबल हो। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंट नोड माने, पता करके उसका वोल्टेज डिसाइड करें और उतना नंबर ऑफ इक्वेशन हमारा बन जाएगा केसीएल अप्लाई करके। तो इंडिपेंडेंट नोड क्या होता है, अ नोड हुज वोल्टेज इज अननोन। वैसा नोड जिसका वोल्टेज क्या होता है, अननोन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नोड। आगे देखिए मैंने क्लियर कर दिया, ईच इंडिपेंडेंट नोड
लीड्स टू वन इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आपके संभव हो जाएंगे। और यह नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो स्टेप नंबर 3, वी अप्लाई द किरचॉफ्स करेंट लॉ। कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग? किरचॉफ्स करेंट लॉ एट ईच नोड, प्रत्येक नोड पे। इससे फायदा क्या हो जाएगा? टू गेट इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और किरचॉफ्स करेंट लॉ अप्लाई हम क्या करेंगे? मैंने बोला है कि मैं यूज करूंगा किसी भी जंक्शन पे आउटगोइंग करेंट्स का सम इक्वल टू 0। तो हमने 2 स्टेप कर दिया था। तीसरा स्टेप क्या है? इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उसके टर्म में इक्वेशन लिखना। तो हम यह नोड है और इसी नोड पे अप्लाई कर देंगे क्या? जो नोड अपना बी है इस पे अप्लाई कर रहे हैं केसीएल। तो लिखेंगे अप्लाइंग केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। और क्या होता है सर? ऑल आउटगोइंग करेंट्स, मतलब ये जंक्शन पकड़िए, यहां से आउटगोइंग करेंट्स इधर होगा, दूसरा डाउनवर्ड इधर होगा क्योंकि इधर भी अपना एलिमेंट है, और तीसरा किधर होगा? इधर। दिख रहा है? हमने जंक्शन पकड़ा और यहां से आउटगोइंग इधर नीचे डाउनवर्ड और इधर लेफ्ट में हो गया। सर इसे I1 I2 I3 लिख, कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है? IR। I क्या हो जाएंगे? V अपॉन R। मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, रेजिस्टेंस पता हो तो करंट लिख लेंगे। तो हमें तो सब कुछ पता है। पोटेंशियल हमने हर नोड का दिखा रखा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो करंट पता चल जाएगा। लिखते हैं यहां से आउटगोइंग करंट का वैल्यू देखिए, यहाँ x और यहाँ कितना पोटेंशियल है? 30। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 30 अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना? 3। क्लियर? इधर आइए डाउनवर्ड में, प्लस x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 3, प्लस इधर आइए x माइनस 15, x माइनस 15 अपॉन कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू 0। हो गया काम? इक्वेशन आ गया। सॉल्व करिए। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 में 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 60 प्लस 2x प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। आपको एलसीएम लेके फ्रैक्शन का सम आता होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए 2x 4x और प्लस x 5x, और ये 16 और माइनस 15 कितना हो जाएगा? माइनस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 इंटू 0 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 को इधर लाइए और 5 का डिवीजन लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 5 जा 75। तो x आ गया 15 वोल्ट। अगर आपको पोटेंशियल मिल गया तो अब आप इस सर्किट से किस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है इजीली पता कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 15 है और हमें 3 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट पता करना है, तो क्या करेंगे? 15 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3 आ गया कि नहीं? अगर इधर निकालना होगा तो क्या करेंगे? 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6, इसमें करंट आ गया। इधर निकालना होगा तो 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इजिली। आप इन कंसेप्ट को नोट करिए अच्छे से। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास यह सर्किट दिया गया है और बोला गया है फाइंड I3, मतलब करेंट थ्रू 3 ओम, करेंट थ्रू 6 ओम, करेंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंसेस। और दूसरा पूछा गया है इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताइए। ऐसे तो आप आर इक्विवेलेंट के लिए इजिली काम कर सकते हैं, यह दोनों
पैरेलल में दिख रहा है और जो इसका इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ यह सीरीज में हो जाएगा और आप फिर दोनों रेजिस्टेंस का यह और यहां से जो मिलेगा उसका सम आपको आर इक्विवेलेंट दे देगा। लेकिन जो हमने केसीएल सीखा है उसके थ्रू कैसे निकालेंगे, क्योंकि केसीएल का यूज करके हम किसी भी सर्किट का आर इक्विवेलेंट बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे केसीएल को प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक पार्ट को निकालेंगे और काम कैसे करते हैं पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। पहला काम क्या होता है, अपना रेफरेंस नोड पता करना। तो देखिए आप कहीं भी आप रेफरेंस नोड मान लीजिए और आप मान सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि जब ऐसा सर्किट दिखे और बैटरी लगा हुआ है तो आपको पता है कि बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। तो एक एंड जिधर निगेटिव है उसको हम मान लेते हैं 0 पोटेंशियल पे और यही अपना रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अगर यह रेफरेंस नोड का काम कर रहा है तो आप बताइए, जब आप यहां से इधर आइएगा तो बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग 20 वोल्ट होना चाहिए और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 20। जैसे 20 करोगे अब आप इधर पूरे वायर का 20 वोल्ट पोटेंशियल मेंटेन हो गया, क्योंकि यह इक्वी पोटेंशियल वायर है। और फिर इधर सबका सब कितना हो जाएगा, ये 0 पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ हमें पता है 0 पोटेंशियल, हमें यहाँ पता चल गया 20 है ना। तो इस एंड का और इस एंड का हमें पोटेंशियल पता है। दिक्कत कहाँ पे आ गई, यहाँ पे यह पोटेंशियल मुझे नहीं पता। अगर यह पोटेंशियल मुझे मिल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 3 करंट मिल जाएगा। वैसे ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 6 करंट मिल जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4 करंट मिल जाएगा। तो वह नोड जिसका हमें पोटेंशियल नहीं पता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नोड। और इंडिपेंडेंट नोड के लिए हम मान लेते हैं वेरिएबल x, जो इस पॉइंट का इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल बताएगा। ये अपना स्टेप दूसरा हो गया। मैंने पहले रेफरेंस पोटेंशियल डिसाइड कर ली, फिर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, 2 स्टेप काम हो गया। तीसरा जो इंडिपेंडेंट नोड है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप केसीएल। केसीएल क्या, ऑल आउटगोइंग करेंट्स। तो इस जंक्शन से आउटगोइंग करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस जंक्शन से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आउटगोइंग होगा और इधर देखेंगे तो ऐसे आउटगोइंग करंट होगा। अब इन सारे आउटगोइंग करंट का सम इस जंक्शन के लिए इक्वल टू 0 मिलेगा। तो लिख लेते हैं फॉर नोड x, है ना। आउटगोइंग करंट से ऐसे देखिए, इधर x और इधर क्या हो जाएगा 0, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना है 3 प्लस इधर आइए x माइनस 0, x माइनस 0 क्योंकि यहाँ x है और इधर 0 है डिवाइडेड बाई 6 प्लस इधर देखिए x माइनस 20 अपॉन 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3, 6 और अपना 4 है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3, 6 और 4 का एलसीएम 2 से 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये इजली जाएगा 3 से 1 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और ये 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो अपना एलसीएम हो गया 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 12 को 4 से डिवाइड करिए 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करिए 3x माइनस 3 2 जा 6, 16 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 0 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 4x प्लस 2, 6x प्लस 3 9x और इक्वल टू
60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/9, 3 से कैंसिल करिए, 3 3 जा 9 और 23 जा 16, 20/3 और ये क्या है पोटेंशियल, तो लिखेंगे वोल्ट। मतलब इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता चल गया 20/3 है। अब अगर करंट मुझे बताना है 3 ओम रेजिस्टेंस से, तो क्या लिखेंगे करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 3, मतलब कितना हो जाएगा 20/3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 20/9 एम्पियर। वैसे ही 6 ओम के थ्रू बताना होगा, तो करेंट थ्रू 6 ओम कितना हो जाएगा x माइनस 0/6 है ना, कितना मिलेगा हमें 20/3 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा 20/3 इंटू 6, कैंसिल कर सकते हैं, 10 2 जा 20 और 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा 10/3 3 जा 9 एम्पियर। आगे देखिए 4 ओम के थ्रू बताइए, तो करेंट थ्रू 4 ओम कितना हो जाएगा जी x माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 4, x कितना है 20/3 माइनस 20/4 है ना, x का वैल्यू रख दिया 20/3, सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 23 जा 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा -40 है ना, -60 प्लस 20 -40 अपॉन 3 इंटू 4 कैंसिल करिए, 10 4 जा 14 कितना आ गया -10/3। इसका मतलब हमें आई का वैल्यू यहाँ पे स्पेस से यूज कर लेते हैं, हमें आई का वैल्यू मिल गया कितना आई थ्रू 4 ओम रजिस्टर्स कितना मिला -10/3। तो हर रजिस्टर के थ्रू करंट का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ पे जब 4 ओम के थ्रू करंट का वैल्यू देख रहे हैं तो आ रहा है निगेटिव में 10/3 एम्पियर। तो सर करंट का वैल्यू निगेटिव होने का क्या मतलब होता है, निगेटिव होने का सिंपल मतलब है कि हमने इस 4 ओम के थ्रू माना था कि जो यह जंक्शन है इस जंक्शन से करंट आउटगोइंग है और 4 ओम को क्रॉस करते हुए जा रहा है, लेकिन निगेटिव साइन यह बता रहा है कि जो आपने यहाँ पे आउटगोइंग करंट माना है यह एजम्पशन गलत है, एक्चुअली में राइट है। क्या कि इधर से 20 वोल्ट से x वोल्ट के तरफ करंट का फ्लो होगा। क्लियर हुआ, इसी बात को हमने यहाँ पे नोट करके लिखा भी है, इफ वैल्यू ऑफ करंट कम आउट टू नेगेटिव इट इंडिकेट्स दैट पर्टिकुलर करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द एज्यूम वन, जो आपने एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा 4 ओम के थ्रू करंट का फ्लो कैसे होगा, तो बताइएगा 20 वोल्ट से x का वैल्यू कितना है 20/3 वोल्ट के तरफ होगा। ऐसे भी दिख रहा है, इधर हायर पोटेंशियल है इधर लोअर है, तो हायर से लोअर करंट का फ्लो। क्लियर है। अगला हमें जो निकालना है R इक्विवेलेंट। जब भी कोई सर्किट देगा हम इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए, क्योंकि अभी बेसिक तौर पे बात कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे पॉइंट को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। जब प्रॉपर न्यूमेरिकल पे आएंगे तो हम यह मान के चलेंगे कि सब कुछ आपने सुना है, सब कुछ आपको आता है, अब केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है पूरे इस सर्किट का, तो हम देखते हैं कि इस पूरे सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल लगा हुआ है, मतलब कितना वोल्ट का बैटरी
कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो कितना है 20 वोल्ट। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर। अगर हम आपसे आर पूछे तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ओम्स लॉ। तो हमने आपसे पूछा आर इक्विवेलेंट बताइए, तो आप क्या बोलोगे, सर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो इस पूरे सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना लगा है उसे लिखिए, V अपॉन इस सर्किट से कितना करंट टोटल थ्रू पास कर रहा है, मतलब ऐसे बोले कि इस बैटरी के थ्रू सर्किट में कितना करंट इन कर रहा है और कितना आउट कर रहा है। या तो आप आउट वाला ले लो, नहीं तो इन वाला ले लो, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल से जितना करंट आउट होगा उतना ही दूसरे टर्मिनल से इन होना है। तो इस करंट के वैल्यू से अगर आपने डिवाइड कर दिया जो पूरे सर्किट में करंट जा रहा है, तो यह वैल्यू आपको आर इक्विवेलेंट दे देगा। और हमें यह पता है कि यह पोटेंशियल कितना है 20 अपॉन आई लिखना है, यहाँ पे यहाँ वाला लिख लीजिए या यहाँ वाला लिख लीजिए, दोनों बात सेम है, ये आउट वाला है और ये इन वाला है, तो कहीं से भी आपको करंट लिख लेना है टोटल। तो इस आई में इधर से जो करंट आ रहा होगा 3 ओम से होते हुए और जो 6 ओम से होते हुए, यही दोनों करंट मिलके यह आई बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं यह आई क्या है, करंट थ्रू 3 ओम प्लस करंट थ्रू 6 ओम, है ना। और करंट थ्रू 3 ओम कितना है जी, हमने निकाला है 20/9 प्लस करंट थ्रू 6 ओम कितना है 10/9। आप ऐड कर लो इसको, कितना आ जाएगा 30/9। इसको आप यहाँ पे रख दीजिए आई का वैल्यू 30/9। सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू ऊपर चला जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 30, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसका मतलब हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया, अगर हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की बात करें तो हमारा आ जाएगा 6 ओम। यह आपका आंसर हो गया। तो कभी भी कोई भी सर्किट दे दे, कितना भी टफ से टफ लगे देखने में, आपको करना क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर बैटरी दिया हुआ है तो बैटरी के हिसाब से आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करिए, केसीएल लगाइए और करंट पता कर लीजिए एलिमेंट के थ्रू, और उस एलिमेंट के थ्रू देखिए टोटल करंट कैसे आएगा, ऐड करके किन किन को जोड़ना पड़ेगा, और करंट जब मिल जाएगा तो उस बैटरी के पोटेंशियल से टोटल सर्किट के अक्रॉस जो करंट है उसे डिवाइड कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अगर सर्किट में नहीं दिया रहे तो हम अपने मन से 100 वोल्ट 10 वोल्ट 1000 वोल्ट एज्यूम कर लेंगे। कभी भी 10 के मल्टीपल में करिएगा, उससे फायदा होता है कि आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। अगर यह लास्ट वर्ड जो मैंने बोला है एज्यूम करने वाला, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे हम लोग पूरा प्रोसीजर से ये सीख रहे हैं वैसे ही हम केवीएल पढ़ने के बाद उसको भी प्रोसीजर से समझाएंगे और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए एक और काम कर लेते हैं सर, हम चेक कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल कंसेप्ट जो इसमें लग जा रहे हैं उसके थ्रू आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 6 ओम आता है कि नहीं। आप देखिए यहाँ 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, R1 R2 3 × 6 अपॉन 3 + 6 कितना जाएगा 6 3 जा 18, 6 + 3 9, तो 9 2 जा 18 कितना गया 2 ओम, मतलब इन दोनों को हटाइए एक 2 ओम लगाइए, तो यह 2 ओम और यह 4 ओम सीरीज में हो जाएंगे, और सीरीज में क्या होते हैं आर इक्विवेलेंट उनका सम, तो 4 + 2 कितना मिलेगा 6, और हमारा यहाँ 6 आ भी रहा है, दिख रहा है। तो आप हर तरीके से केसीएल को लगा के सर्किट के सारे पैरामीटर को पता कर सकते हैं, और यह बेस्ट मेथड है आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा किसी भी रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग करंट को पता करने के लिए, और तीसरा अगर हमें कोई भी पोटेंशियल पूछता कि बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस,
तो भी आप निकाल लेते, क्योंकि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल पता चल गया है तो यहाँ से करंट पता चल जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल पता है, नहीं भी होता तो करंट जो हमें मिलता उसके थ्रू निकाल लेंगे हम। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है इसको करने के, सर्किट को, लेकिन बेस्ट हमारे लेवल पे, क्लास 12 के लेवल पे केसीएल सबसे बेहतरीन मेथड है। ठीक है, इसे नोट करिए।